Hello students, welcome to English tutorials. Student, in this video I will explain the third chapter of Honeydew Book of English Literature of Standard 8, and the name of the chapter is Glimpses of the Past. Student, actually this chapter contains two video. Okay, this chapter contains two video. First, in which I will explain some parts. Okay, and the name of the parts are the Martyrs, the Company's Conquest, British Rule, and Ram Mohan Roy. ठीक है, and in the second video of this chapter I will explain the rest of the chapter. Okay, so student, glimpses of past means past की झलके. ठीक है, past की झलके, and this is a picture story which records the story of freedom through pictures. Okay, ये एक पिक्चर स्टोरी है जो फ्रीडम के स्टोरी को पिक्चर्स के थ्रू रिकॉल करवाती है हमें. ठीक है, यानी कि हमें पिक्चर्स के थ्रू हमें याद दिलाती है फ्रीडम्स के स्टोरी को. ठीक है, so let's start. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. Okay, पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं हमारे देश की हिस्ट्री के फ्रॉम 1757 टू 1857 के बीच. ठीक है, एंड these pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857. और ये जो पिक्चर्स हैं इस चैप्टर में और कुछ स्पीच बबल्स हैं, यानी कि जो पिक्चर्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा बोली हुई कुछ स्पीच बबल्स. ठीक है, वो हैं जैसे कार्टून बुक्स में आप कार्टून पढ़ते हो तो कैरेक्टर्स के माउथ से एक स्पीच बबल्स रहता है. ठीक है, उसी तरह से इसमें कैरेक्टर्स के स्पीच बबल्स हैं और पिक्चर्स जो हैं उन्हें देखने के बाद और स्पीच बबल्स को पढ़ने के बाद हमें हमारे देश का जो हिस्ट्री है और पहला स्वतंत्रता संग्राम किस कंडीशन में हुआ उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए हेल्प मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. द मार्टायर्स मीन्स शहीद. ओके, so here in this picture there is a lady. Okay, and the name of this lady is लता मंगेशकर. Okay, इस पिक्चर में एक लेडी है, इनका नाम है लता मंगेशकर, and she was singing a song at a function in Delhi. ठीक है, दिल्ली के फंक्शन में ये गाना गा रही थी, उस समय का ये पिक्चर है. ठीक है, बनाया गया है वो पिक्चर. एंड द सॉन्ग is oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. और जो सॉन्ग है वो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप लोग सब सुने हो. ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, कुछ और फिर क्या है, as you recall the sacrifices of India's martyrs. फिर उसके बाद कौन सा लाइन है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ठीक है, तो ये इस लाइन को इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, तो ये पिक्चर है वही दिल्ली के एक फंक्शन का जिसमें लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं, मेरे वतन के लोगों, ये सॉन्ग वो गा रही हैं. ठीक है, और उसके बाद सेकंड है द कंपनी द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. ठीक है, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश में उस ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय कैसे हुआ. ठीक है, 1757 से 1849 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में थी. ठीक है, एंड with its superior weapons,
The British East India Company was extending its power in 18th century India. ठीक है, 18th century में इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सुपीरियर वेपन के साथ अपने पावर को विस्तार किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया भारत का मानचित्र है और उसमें जो येलो है वो इंडियन प्रिंसेस है, और ये देखिए कितना कम प्लेस में पिंक जो है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश टेरिटरी है। तो स्टार्टिंग में ब्रिटिश टेरिटरी कितना कम था, ठीक है, और येलो जो है वो इंडियन प्रिंसेस का था, यहाँ के राजाओं का एरिया था। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजहबाह call the English merchants, they will help me to defeat him। ठीक है, और इंडियन प्रिंसेस जो थे, इंडिया के जो प्रिंस थे, राजा यहाँ के जो थे, राजकुमार जो थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो वो अंधे हो चुके थे। वे आपस में इतना लड़ते थे कि वे एक दूसरे को हराने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश मर्चेंट्स जो हैं उन्हें अपने देश में शरण, न सिर्फ शरण दिए बल्कि उनका हेल्प लिए एक दूसरे को हराने के लिए। ठीक है, एंड द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स। और ये जो आपस में जो लड़ते थे ना राजा, उससे लोग, जो देश के लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, एक तरह से परेशानी का समय था वो, और लोगों में शांति नहीं थी। ठीक है, ये लगातार जो लड़ाई हो रही थी, इससे शांति नहीं थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। ठीक है, और ये जो इंडियन प्रिंस थे, इंडियन राजा थे, वे ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करते थे, और इससे क्या हुआ कि एक एक करके जितने भी इंडियन प्रिंस है ना, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया, यानी कि अपने वश में ले लिया। अ फॉर सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइट फाइटिंग। कुछ ऐसे रूलर थे, कुछ तो थे जो अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी रूलर थे जो मरते दम तक लड़े, और उसमें से एक थे मैसूर के टीपू सुल्तान। थैंक गॉड, ठीक है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए कंडीशन कैसा था, राजा और जो लोग थे देश के, जो नेटिव थे, वो लोग क्या सोचते थे, थैंक गॉड, जो नेटिव थे वो सोचते थे अच्छा हुआ, भगवान की को शुक्रिया है कि देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब कंट्री में पीस है, अब शांति है, ना ज़्यादा वार हो रहे हैं और ना ही कोई ठग लूट रहे हैं हमें। ठीक है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, यानी कि ये रिएक्शन है इंडियंस का, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय जो हमारे देश में हुआ था, उसका रिएक्शन देखिए, इंडियंस का क्या रिएक्शन था वो देखिए। पहला तो ये रिएक्शन था कि कुछ नेटिव ये सोचते थे कि बहुत अच्छा हुआ, अब कोई वार भी नहीं हो रहा, ना ही ठग हमें लूट रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट ब्रिटिश, कुछ बोलते थे कि ये भगवान, ब्रिटिश को भगवान ने भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य इनके साथ जुड़ा है, कुछ लोग तो ये कहते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथॉर्न्ड आवर किंग्स, और कुछ लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे। मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को अपने अधीन ले रहा था, इसके अगेंस्ट में कुछ लोग थे, और जो अगेंस्ट में थे वो बोलते थे कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथॉर्न्ड आवर किंग्स, वाइट मैन जो हैं वह हमारे राजाओं को या तो मार दे रहे हैं या तो उन्हें गद्दी से हटा दे रहे हैं। ठीक है, डिथॉर्न्ड कर दे रहे हैं। Some kings were not good, but after all they were of this land। कुछ किंग अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम उनके पास तो उनका जमीन था। Now we have become slaves of foreigners, अब हम फॉरेनर्स के स्लेव बन गए, फॉरेनर्स के गुलाम बन चुके हैं। आफ्टर दैट
द थर्ड पार्ट इज ब्रिटिश रूल. ओके, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836. रिलीजियस लीडर. अब देखिए हमारे देश में 1765 से 1836 के बीच में ब्रिटिश रूल पूरी तरह से हमारे देश में एक तरह से पैर जमा चुका था, ब्रिटेन. ठीक है, और देखिए रिलीजियस लीडर, और कैसे, क्या कारण था इसका, वो है यहाँ पे. रिलीजियस लीडर प्रीचेज्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. जो रिलीजियस लीडर होते थे वो क्या करते थे कि धार्मिक लोग जो थे वे लोग बोलते थे, भाषण जो देते थे लोगों के बीच जो वे बोलते थे, तो वे कुछ आइडियाज़ उसे बढ़ावा देते थे, जैसे छुआछूत और बाल विवाह को वे सही मानते थे और उसको वे स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते थे. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन. और यहाँ तक वे कहते थे कि जो भी समंदर को पार करेगा वो धर्म को खो देगा, यानी कि जो समंदर पार करेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा. ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन. और वे ये भी बोलते थे कि जितनी भी दुनिया में जितने भी दुख है ना वो वीमेन के कारण है, लोगों औरतों के कारण है. ठीक है. द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. और सच्चाई क्या था कि भारतीय जो थे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खो चुके थे और ब्रिटिश जो है उन्हें अपमानित करते थे. ठीक है, भारतीयों को ब्रिटिश स्कॉन्ड करते थे, इट मीन्स अपमानित करते थे. बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. क्योंकि ब्रिटिश तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे, तो बिजनेस में क्या होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं. तो ब्रिटिश भी उसी तरह से एक बिजनेस की तरह वे ब्रिटिश भी हैं कि क्विक प्रॉफिट चाहते थे, उन्हें क्विक लाभ चाहिए था. एंड दे हैव देयर हेवी टैक्सेस फर्स्ट. और वे फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे और इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे कि फार्मर्स को अपने फील्ड्स को छोड़ना पड़ता था, अपने खेतों को वे छोड़ देते थे क्योंकि वो उनका टैक्स जो है वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो ऑटोमेटिकली उनका खेत वे ले लेते थे. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स. और जैसे वे क्या करते थे, यहाँ देखिए फार्मर जो है वो फार्मर इंग्लिश मैन को बोल रहा है कि इंग्लिश मैन देखिए बोल रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. इस तरीके से बोला कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, मतलब कि अभी भी तुमने अभी पे नहीं किया है और अगर तुम नेक्स्ट वीक तक अपना टैक्स पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. और यहाँ पे फार्मर बोल रहा है कि लेकिन आपके आदमी ने मेरे पूरे क्रॉप्स ले लिए, यानी कि मेरे पूरे क्रॉप्स ले चुके हैं आपके आदमी. ऐसा कंडीशन फार्मर का हमारे देश में हो गया था. ठीक है. स्टिल द ब्रिटिश invented other methods which gave them more profit. अभी भी ब्रिटिश जो है कि अदर मेथड इन्वेंट करते जा रहे थे जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता था. मतलब कि अलग अलग मेथड इन्वेंट करते थे और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. और जो भी इंग्लैंड से सामान, जो इंग्लैंड के बने हुए जो सामान भारत आते थे तो उन पे कोई टैक्स नहीं रहता था और भारत की चीज़ों पे टैक्स लगा देते थे और वहाँ के इंग्लैंड के जो सामान थी उस पर कोई टैक्स नहीं था. तो जाहिर सी बात है कि लोग जिस पे टैक्स नहीं है उसको ही लेंगे. ठीक है. और भारत की चीज़ों पे तो टैक्स लगता था, इसलिए इंग्लैंड जो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते, प्रॉफिट पे प्रॉफिट उन्हें मिलता था. ठीक है. और इंग्लैंड के जो गुड्स थे वो भारत में बेचे जाते थे. ठीक है, विदाउट टैक्स के. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉ है वो इंडियन इंडस्ट्रीज को एक तरह से अपंग बनाने के लिए स्टार्ट हो गया था. ठीक है.
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉ है वो इंडियन इंडस्ट्री को अपंग बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब विदेश की चीज़ें हमारे देश में बिना टैक्स के बेचे जाएंगे और हमारे देश की चीज़ों पर टैक्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से धीरे धीरे वो एक तरह से अपंग होते जा रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था हमारे देश के इंडस्ट्रीज में। इनएविटेबिलिटी famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. और एक बहुत बड़ा अकाल हमारे देश में अकाल पड़ा था 1822 टू 1836 के बीच में, और जिसमें 15 लाख इंडियंस जो है कि भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश पॉलिसी ने हमारे देश के एक्सपर्ट आर्टिसंस यानी कि हमारे देश के जो एक्सपर्ट कलाकार थे और उनके जो बिजनेस थे उनको एक तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, नाउ फोर्थ है आपका राम मोहन रॉय। (1772 to 1833). Okay, Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. बंगाल के एक पढ़े लिखे आदमी थे राम मोहन रॉय। ठीक है, जो यह समझते थे कि हमारे देश में क्या गलत था। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. और वे बोलते राम मोहन रॉय ने कहा कि लेट अस नॉट डिस्पाइट आवरसेल्फ, हमें तुच्छ मत समझिए। आवर एंशियंट कल्चर, हमारा जो एंशियंट कल्चर है, हमारा जो प्राचीन कल्चर है वो बहुत ही महान है। वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, हम लोग बहुत ग्रेट अचीवमेंट के कैपेबल है, मतलब हम इतने सक्षम हैं कि बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। वी मस्ट, सबसे पहले तो हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, सोसाइटी को पुनर्जागरण करना हमारे सोसाइटी का। ठीक है, एंड सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना सुपरस्टिशंस जो है ना हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है। सुपरस्टिशन मतलब कि अंधविश्वास। ठीक है, हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। ठीक है, राम मोहन रॉय जो है ना साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, और नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, नॉलेज जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। और उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश ने उसे उनके न्यूज़पेपर को स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था। 1823 में उनके न्यूज़पेपर को रोक दिया था। एंड हियर ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपने वाइफ उमा को कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। गाय जो होती है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन उसके मिल्क का कलर सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। सभी टीचर्स के ओपिनियंस, डिफरेंट टीचर्स के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग टीचर के विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी धर्म का जो एसेंस है, जो मैसेज है वो सेम है। ठीक है, ही क्रॉस्ड